नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। महिला वोट बैंक आज की तारीख में हर राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक साबित होने लगा है। चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर अब आम चुनाव, उससे पहले महिलाओं को खास रियायतें, उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाने का वादा, ये तमाम एक क्रम के तौर पर नजर आता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों से पहले महिला वोटों का सियासी समीकरण क्या कहता है? पेश है श्वेत पत्र। हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया 1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं। हम 1500 रुपया अपनी बहनों को, बेटियों को देने जा रहे हैं। राजनीति राज्य की हो या राष्ट्र की, संदेश साफ है कि नारी शक्ति को सौगातों का चढ़ावा चढ़ाए बिना सत्ता की सीढ़ी चढ़ना किसी के लिए आसान नहीं। सियासत की साइलेंट वोटर अब सत्ता की बिसात खुलकर बिछाने लगी है। लिहाजा पार्टी कोई हो, सबके घोषित अघोषित मैनिफेस्टो में गुलाबी रंग की झलक सबसे अधिक दिखने लगी है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 18वीं लोकसभा के लिए होने जा रहा यह चुनाव सबसे अधिक मतदाताओं की हिस्सेदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन एक बात और है जो इसे विशेष बनाती है, और वो है महिलाओं की बढ़ी हुई हिस्सेदारी। इस लोकसभा चुनाव में कुल 6% नए मतदाता जुड़े हैं। ये संख्या 2.63 करोड़ है। इनमें महिलाओं की संख्या 1.41 करोड़ है, जबकि पुरुष संख्या 1.22 करोड़ है। पुरुषों और महिलाओं के बीच रजिस्टर्ड हुआ ये अंतर ही आज की राजनीति में महिलाओं के बढ़ते वर्चस्व का सच है, जिससे हर दल अच्छी तरह परिचित है। ये अधिकार संपन्न भारत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है, जो हम सीधा कैश ट्रांसफर महिलाओं के खाते में करते हैं। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की, कर्नाटका में हम 2000 रुपए प्रति माह डाल रहे हैं। क्योंकि परचेस पावर बढ़ती है तो इकोनॉमी रिवाइव होती है। तो महिला सिर्फ वोटर्स के दृष्टिकोण से नहीं, वो अधिकार संपन्न महिला होगी तो आर्थिक प्रगति भारत की निर्धारित होगी। इस दृष्टिकोण से भी हम उसको देखते हैं। क्या हम ये मानें कि आज की तारीख में महिला एक वोट बैंक हो चुकी है? क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था ना कि महिलाएं जो पुरुष ने कह दिया उसको जाकर वोट डालती थी, पर अपने मन से निर्णय लेती हैं। देखिए, पुराना गाना याद आता है, नारी कुछ ऐसा आगे निकल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। तो महिलाओं ने बहुत अग्रणी भूमिका ली है। अब वो सिर्फ उसको इस दृष्टिकोण से देखना कि परिवार के आधार पर वो निर्णय लेगी, ये कतई गलत है। वो नेतृत्व करने लगी है। जब हम इस देश में देख रहे हैं कि भविष्य के भारत में 33% या आगे जाकर और 50% उनकी भागीदारी प्रत्यक्ष प्रजातंत्री व्यवस्था में ही होगी, तो ये भारत को आगे ले जाने के लिए एक बढ़ाया हुआ बड़ा कदम के रूप में मैं देख। एक बात बताइए कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर महिलाओं को दिया जा रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह का न कोई वादा है और न कुछ इस समय कहा जा रहा है। आपको लगता है ये चीजें प्रभाव डालेंगी महिलाओं के मन पे? देखिए, अगर चुनाव के जस्ट पहले ऐसी कोई स्कीम आती है और उनके खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं तो ये गलत है। अगर एक सरकार आती है और कहती है कि हम जब सरकार बनकर आएंगे तो हम महिलाओं को इतना उनको पैसे देंगे, खासकर जो होम मेकर हैं, जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, वो स्कीम होता है वो एक। लेकिन इलेक्शन के 1 महीने पहले आप लाडली बहना जैसे कोई स्कीम लेकर आओ और खाते में उनके पैसे ट्रांसफर करा दो, ये क्या है? कैश के बदले जो है वोट ही है। तो एक तरीके से ये अपराध है और इलेक्शन कमीशन को इसकी संज्ञान लेनी ही लेनी चाहिए। ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स महिलाओं को दिए जाते हैं, चुनाव से पहले आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है, इसका असर पड़ता है? देखिए,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और साथ में जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, जो युवा हैं, उनका भी सशक्तिकरण हो। और जब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता है श्वेता जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, और 1 रुपया इधर का उधर नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि चुनाव में उसका जो भी असर पड़े, लेकिन आम आदमी के जीवन पे बहुत एक सकारात्मक असर पड़ता है। हम आज आपको बताएंगे, क्या महिला वोट बन चुके हैं सत्ता की कुंजी? क्या महिला केंद्रित मुफ्त योजनाओं का पड़ता है वोटिंग पर असर? चुनाव में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहता है? क्यों डब्लू को माना जा रहा है चुनावों का एक्स फैक्टर? राजनीतिक दलों के एजेंडे में क्या है महिलाओं के मुद्दे? क्या महिलाओं के वोट ही तय करेंगे अगली सरकार का भविष्य? पार्टियों का मैटर है कि वो किस तरीके से महिलाओं को साधना चाहते हैं, बट अगर महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं और उनके हिसाब से काम हो रहा है तो वो नेचुरल उसी टीम को वोट देती है। महिला केंद्रित जो मुफ्त योजनाएं हैं इससे वोटिंग पे कुछ असर तो पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं वो तो इनका पूरा फायदा उठा रही हैं। जब वोटिंग करती हैं तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ती हैं और अपने परिवार को भी लेकर आती हैं। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो यकीनन लोग भी उन्हीं की तरफ झुकते हैं। जो समझदार इंसान है वो जानता है ना कि सरकार कैसा काम कर रही है। उसका असर पड़ सकता है, जिसको लाभ हो रहा है और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ले करके भी वो उसी पार्टी को देंगी जो जिसको समझ रही है कि ये मेरा देश अच्छी तरह से चला सकते हैं। सुविधा तो दे रही हैं, पार्टियां तो सुविधा दे रही हैं। हाँ, वोट के लिए ही देती हैं वो। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेजर वोट हमारे पास होता है, वुमेन पावर के पास होता है, तो वुमेन पावर का बहुत मैक्सिमम वोट्स जाएगा। वोट बैंक के मजबूतीकरण के लिए महिला सशक्तिकरण के इरादों के साथ हर राज्य में महिलाओं के लिए पैसा देने वाली योजनाओं की होड़ मची है। कहीं लाडली बहना है, कहीं प्यारी बहना है, कहीं महतारी वंदन है, कहीं नारी वंदन है, कहीं योजनाएं हैं तो कहीं महिला पेंशन है। अब तक जाति, धर्म, मजहब, भाषा आदि के आधार पर वोट बैंक राजनीतिक दलों की ताकत होते रहे हैं, लेकिन अब महिलाएं खुद में एक वोट बैंक हैं। किसी भी निर्वाचन स्थल पर कतार में लगी महिलाओं की संख्या से नतीजों के अनुमान लगते हैं। महिलाओं का वोटिंग पैटर्न ही अब लोकतंत्र में किसी हद तक सत्ता का भविष्य तय कर रहा है। हाल ही में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो लाडली बहना स्कीम को एक गेम चेंजर माना गया था। इस तरह की स्कीम्स का कितना असर महिलाओं के मन पर पड़ता है, और अगर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस तरह का वादा कर रही हैं तो लोकसभा चुनावों में उस पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है? में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है, लोकसभा में, विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। सरकार वो नहीं करना चाहती है। महिलाओं के वोटों की ताकत ने देश की राजनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया है। आपको बताते हैं कि क्यों हर राजनीतिक दल लोकसभा चुनावों में महिला वोटर्स को लेकर बेहद चौकन्ना है और अपनी योजनाओं के केंद्र में महिलाओं को रखने के लिए मजबूर है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम देखिए। बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बम्पर जीत हासिल की। जब इन नतीजों का विश्लेषण किया गया तो नारी शक्ति की ताकत ठोस रूप में सामने आई, और सामने आई बीजेपी की महिला शक्ति को साधने की कारगर रणनीति। धनतेरस थी, इसलिए मैंने 7 तारीख को ही पैसा खाते में डाल दिया। बोले बहनों, आ गया सबके खाते में पैसा। कांग्रेस के लोगों ने बड़ा विरोध किया, चुनाव आयोग में शिकायत की। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले ही उग जाए, लेकिन लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहेगा। हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस ने
मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह देने की गारंटी दी। बीजेपी ने इससे आगे बढ़ते हुए लाडली बहना योजना पर जोर दिया। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1250 रुपए प्रति माह भेजने की शुरुआत हुई और चुनावों में इस रकम को 3000 तक करने का वादा किया। कांग्रेस ने 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और बिजली बिल माफ करने का वादा किया। बीजेपी ने 1250 रुपए के साथ 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर और 31 अगस्त 2023 तक के बिजली बिल माफ किए। महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की और नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया। कुछ हद तक तो उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि महिला सोच समझ के ही अपना डिसीजन लेती है। महिलाओं की तो वो तो है ही ज्यादा वोटिंग, महिला ज्यादा इंटरेस्टेड होती है वोटिंग करने में और जाती भी है आगे बढ़ के। तो मेरे हिसाब से तो विनिंग फैक्टर होना चाहिए लेडीज का। महिला इतनी पढ़ी लिखी विकसित हो चुकी है और शिक्षा के साथ साथ इतना विकास हो गया है कि महिला वो अपना अच्छा बुरा समझ सकती है। तो मुफ्त वाली योजनाओं पर इतना जो लुभावनी जो योजनाएं आती है उनके फेर में अब महिलाएं नहीं पड़ती हैं। जब कानून का भय नहीं रहता तब सबसे ज्यादा नुकसान हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठाना पड़ता है। साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी। बीजेपी ने 450 में देने का वादा किया। कांग्रेस ने चुनावी वादों में 400 में सिलेंडर देने का ऐलान किया और फिर बीजेपी ने महिला केंद्रित योजनाओं की झड़ी लगा दी, जिनमें लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में जन्मी लड़कियों को सेविंग बॉन्ड की बात कही। गरीब कन्याओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और स्कूटी का वादा प्रमुख रहा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी पर महिलाओं ने भरोसा किया। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का ऐलान किया, जिसके तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया। और दूसरी बड़ी योजना रही रानी दुर्गावती योजना। इसके तहत बीपीएल वर्ग की लड़कियों के जन्म के साथ ही 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल एश्योरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने महिलाओं के कर्ज माफी और गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रति वर्ष 15,000 रुपए का वादा किया, लेकिन लाडली बहना की तरह महतारी वंदन योजना पर महिलाओं ने अधिक भरोसा किया और बीजेपी की वापसी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव की लड़ाई के लिए जो मंत्र दिया है, उसमें महिलाओं की शक्ति पर विशेष फोकस किया है। बीजेपी की बड़ी तैयारी है, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर महिला वोटर्स को लुभाने में लगा है। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। दिल्ली का हेल्थ बजट पिछली बार के मुकाबले 1,057 करोड़ रुपए भले घट गया, लेकिन महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने की योजना का वादा है। दिल्ली में 67 लाख महिला वोटर हैं। निशाना लोकसभा के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों तक साधा है। 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। हिमाचल की कांग्रेस सरकार इस समय देश में महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में देती है। सुक्खू सरकार की योजना का नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि जो हमारी गारंटी है, आज हमने कल कैबिनेट में हम 1,500 रुपया अपनी बहनों को, बेटियों को देने जा रहे हैं। कल कैबिनेट के बाद इसकी नोटिफिकेशन कर दी जाएगी और 1 अप्रैल 2024 से हमारी जितनी 18 साल से ऊपर की बेटियां हैं
बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम 1500 रुपए देंगे, साल का 18,000 रुपया उनको देंगे। तमिलनाडु में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। छत्तीसगढ़ में 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की योजना है। मध्य प्रदेश में 1250 रुपए लाडली बहना के तहत महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। कर्नाटक में 2,000 रुपए प्रतिमाह, पश्चिम बंगाल में भी 1,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। राजनीति में महिला वोटर्स को जाति, समूह, धर्म से अलग एक सूत्र में बांधने की सबसे पहली कोशिशों में नीतीश सरकार की शराबबंदी का फैसला माना जाता है। महिला वोटर्स इसके बाद से नीतीश कुमार की परंपरागत वोटर बन गए। धीरे धीरे मोदी सरकार में महिलाओं के लिए योजनाओं से लेकर सार्वजनिक प्रदर्शनों में महिलाओं को वरीयता मिलने लगी और धीरे धीरे महिलाएं एक शक्ति के रूप में उभरने लगी। अब हर राज्य की हर पार्टी के एजेंडे में महिलाओं के मुद्दे ट्रेंड कर रहे हैं। देश की राजनीति की यह रवायत रही है कि जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई बड़ा मुद्दा होता है तो इंसाफ से पहले उस पर राजनीति होती है। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के बड़े मुद्दे और उनका इन चुनावों पर असर देखते हैं। टीएमसी और पाप होने से नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। महिला सुरक्षा और सम्मान के लिहाज से संदेश खाली का मुद्दा इन दिनों सियासी धुरी पर तेजी से घूम रहा है। यहाँ महिलाओं ने सरकारी संरक्षण में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे। पहले बोलती थी, आपकी बात कोई नहीं सुनता। हाँ, हम लोग बोलते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। यहाँ पर हम क्या क्या बोले। यहाँ पर हमारी दुकानें थी, जबरदस्ती दुकान तोड़ दी गई। बोलता था कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। शिबू ही सब करता था। वो क्या काम कर रहा है हर कोई जानता है। कब्जा कर लिया। हाँ, सब निये पर आप लोग भी तृणमूल समर्थक ही हैं। हाँ हाँ, আমরা তৃণমূলই সমর্থন। सब মানুষই এখানে গ্রামের মানুষ তৃণমূল সমর্থন। आपको चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार। আতঙ্কের ভিতরে তো আছি। চেহারা ওই জন্যই দেখাতে পারছি না। वो मुझे बुलाते थे और पार्टी ऑफिस में मीटिंग करते थे। हमें बैठने को कहते थे और कहते थे कि हम अभी घर नहीं जा सकते, यही खाना बनाओ और खाओ। हम लोगों के लिए सेक्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हमें बोलते थे कि 200, 400, 500 महिलाओं को लाओ पार्टी मीटिंग में। बकवास किया करते थे। बोलते थे कि हमारा मनोरंजन करना होगा और नहीं करने पर बोलते थे कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल गए तो उनके और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच महिला सुरक्षा का मुद्दा आरोप प्रत्यारोप के रूप में सामने आया। संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন। বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के निर्णयों को भी गिनाया।
और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। बंगाल की लड़ाई में महिला सुरक्षा क्यों मुख्य मुद्दा बन चुका है, उसके पीछे महिलाओं की बड़ी वोट शक्ति है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या 3.73 करोड़ है, जो पुरुष मतदाताओं से सिर्फ 15 लाख कम है। 2019 में महिला सुरक्षा और कानून बीजेपी का मुख्य एजेंडा था। इस चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरुषों से अधिक मतदान किया। पुरुषों के 81.35% वोटों के सामने महिलाओं का वोट प्रतिशत 81.79% रहा। नतीजा टीएमसी के लिए आंखें खोल देने वाला रहा। बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जो टीएमसी के 22 के सामने सिर्फ 4 कम थी। महिला सुरक्षा मुद्दे को प्रमुखता से आगे बढ़ाकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इन चुनावों में बीजेपी ने महिला सुरक्षा के लिए मोदी की गारंटी का दांव भी चला। नतीजा ये हुआ कि महिला वोटर्स ने बम्पर वोटिंग की और बीजेपी ने तीनों राज्य जीते। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं, उसके बारे में सुनता हूं। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। यहां बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म कर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। सूरतगढ़ में महिला की हत्या कर शव रोड पर फेंक दिया जाता है। आज राजस्थान की माताएं, बहनें, बेटियां कह रही है भाजपा को लाना ही है। उनको भरोसा है भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी मोदी योगी की जोड़ी ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा था। हर रैली में महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा उठाया। महिलाओं ने इस चुनाव में भी जमकर वोटिंग की और बीजेपी प्रचंड बहुमत से फिर यूपी की सत्ता में लौटी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि घर के पुरुष जहां कहेंगे वहां घर की महिलाएं वोट डालेंगी। लेकिन धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण का ही एक नमूना समझिए कि महिला अपने आप में एक सशक्त वोट बैंक हो गए। यानी घर के पुरुष के अनुसार नहीं, बल्कि महिलाएं अपने मन के अनुसार वोट करने लगी। महिलाएं मतदान चुपचाप करती हैं, लेकिन सरकारें पलट भी सकती हैं और दोबारा भी बनवा सकती हैं। पिछले 5 वर्षों में 23 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें 18 राज्य ऐसे थे जिनमें महिला वोटर्स की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक थी। इन 18 में से 10 राज्यों की सरकारें रिपीट हुई। आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके
उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। महिलाओं ने समय के साथ अपने वोट की ताकत को समझा और इस्तेमाल करना भी शुरू किया। उन्होंने न सिर्फ वोट करना जरूरी समझा, बल्कि किसे वोट करना है इस पर अधिक ध्यान दिया और वो घर के अन्य पुरुषों से अलग अपनी पसंद के प्रत्याशियों को वोट देने लगे। इस तरह महिलाओं का वोटिंग पैटर्न साल दर साल बदलता चला गया। तमाम पार्टियां जो सरकार में हैं अलग अलग राज्यों में, वो ऐसे वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रही हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को राजनीति में रुचि होने लगी है। उन्हें लगता है कि हाँ, राजनीतिक पार्टियां या सरकारें उनका ध्यान रख रही हैं और इसी वजह से जिस भी पार्टी की सरकार होती है और अगर वो सरकार महिलाओं से संबंधित कोई योजनाएं लेके आती हैं, महिलाओं को लगता है कि उनको उसका फायदा मिल रहा है, तो महिलाओं का वोट उस पार्टी की ओर जा रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 96.8 करोड़ लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं वोट डालने के लिए। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49% से कुछ ऊपर और महिलाओं की संख्या 47% से ऊपर। लेकिन इस बात की बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर कराया है। पिछले 10 साल में कैसे बदलता गया वोटिंग पैटर्न, ये पिछले 2 बार के लोकसभा परिणामों को देखने से पता लगता है और इसी से पता चलता है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को सबसे आगे रखते हैं। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। 2014 में कांग्रेस को मिले कुल वोटों में 19% पुरुष और 19% महिलाएं थीं। लेकिन 2019 में पुरुष 19% रहे और महिलाएं 20% हुईं। इसी तरह बीजेपी को मिले कुल वोटों में 33% पुरुष वोट रहे और 29% महिलाओं ने वोट दिया। 2019 में यह आंकड़ा बढ़ा और बीजेपी को वोट देने वाले पुरुष हुए 36% और महिलाएं 39%। महिलाओं को एक वोट बैंक समझ के अगर सारी राजनीतिक पार्टियां लुभाती हैं तो ये उनका सशक्तिकरण है या फिर इस्तेमाल? ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि अगर आजादी के 75 साल बाद भी महिलाओं को सिर्फ एज ए वोट बैंक ट्रीट किया जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि महिलाएं जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता गया है हमारे समाज में, और आप पहले लोकसभा से और अब के लोकसभा में देखिए तो 78 मिलियन जो महिला वोट की थी पहले लोकसभा में, अब वो 274 मिलियन वोटर्स हो गई हैं। और 2019 में 0.17% जो है महिलाओं का जो भागीदारी था मतदान का, वो पुरुषों से ज्यादा था। ये दिखाता है कि हमारे देश में जो एक अनवरत शिक्षा खासकर महिलाओं में धीरे धीरे पहुंचाया गया है, वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ता गया हुआ है। लेकिन हमें इससे भी हटकर जो महिलाओं की भागीदारी है कि सिर्फ महिला एक वोट बैंक नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट में, विधानसभा में, विधान परिषद में महिलाओं को उनके जो पॉपुलेशन है 50% उस आबादी के अनुसार पहुंचनी चाहिए। वो शायद हमें एक बहुत दूर का मंजिल बहुत अभी दूर दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में 400 पार का भरोसा है, तो इसके पीछे निरंतर बढ़ने वाली महिला शक्ति है। माता बहन कह रही है अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार एक बार एनडीए सरकार।
विपक्ष भी महिला शक्ति को पाले में लाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहा है। महिला मतदाताओं की जागरूकता और महिला वोटरों का सशक्तिकरण, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके बीच से निकलते हुए वो राजनीतिक रौब एक महिला वोटर का होता है। ऐसे में जब महिला आरक्षण कानून इस देश में बन चुका है तो क्या ये भी महिला मतदाताओं के मन पर प्रभाव डालेगा? कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण बिल यानी संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। यह बिल 1996 में पहली बार लोकसभा में लाया गया। 28 साल बीत जाने के बाद भी कभी लागू नहीं हो सका। 2023 सितंबर महीने में मोदी सरकार ने इस बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास करवाया। 29 सितंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन चुका है। महिला आरक्षण को लागू होने में अभी वक्त लग सकता है। कई सारी व्यावहारिक मुश्किलों पर काम चल रहा है, लेकिन क्या चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है? क्या महिला मतदाताओं के मन को ये कानून प्रभावित कर सकेगा? पिछले कई चुनावों में ये देखा गया है कि महिला वोटर जो है वो प्रधानमंत्री के नाम पर बढ़ चढ़कर वोट देती है। आपको लगता है 24 में ये भी ट्रेंड रहेगा? 2024 के चुनाव में इतिहास रचा जाएगा और खासकर महिला वोटर की आपने बात करी। असली सशक्तिकरण अगर महिलाओं का हुआ है तो वो जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, संविधान को संशोधन किया गया, तो वो एक ऐतिहासिक कदम था। इसी तरह से आज मुस्लिम महिलाएं भी जो हैं वो भाई नरेंद्र मोदी जी को मानती हैं, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं। और इसकी वजह है ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना देना। और जब महिला अस्मिता की बात आती है तो सबसे ज्यादा कार्य किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्योंकि 12 करोड़ जब आप टॉयलेट्स बनवाते हैं तो आप ध्यान में रखते हैं कि भारत की महिला की जो अस्मिता है उस पे कहीं भी खरोंच ना लगे। आप सुनिश्चित करते हैं उसकी अस्मिता बनी रहे। 10.5 करोड़ गैस सिलेंडर देते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि उसका सशक्तिकरण हो, जीवन बेहतर हो। और मैं कहूंगा 2024 का चुनाव महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी और वो अपने भाई के लिए वोट करेंगी। 2024 के आम चुनावों के लिए जनादेश जुटाते प्रधानमंत्री मोदी किसी भी सभा या रैली में महिला आरक्षण कानून का जिक्र करना नहीं भूलते। विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लोकसभा में महिलाओं को अगर आप आरक्षण दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 33% दलित और आदिवासी महिलाओं को हम सम्मान देंगे और उसके लिए नए लोकसभा में कार्यक्रम किया गया हो, बीजेपी की महिलाओं ने स्वागत किया हो, आपको ये सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि जो अभी सूची जारी हुई है या आने वाले समय में जो सूची जारी होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की जो महिलाएं काम कर रही हैं क्या उन्हें 33% का स्थान देंगे? 33% का स्थान अगर नहीं दे रहे हैं तो जो बिल लोकसभा में आप लेकर के आए हैं नई लोकसभा में, वो माताओं बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।
2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल था। ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून बनने का असर देश भर की करीब उन 160 सीटों पर पड़ सकता है जहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था। महिलाओं का भी उतना ही हक है जितना पुरुषों का रहता है, कि उन्हें भी तो पता रहता है वो अपने परिवार को चलाते हैं तो अपने समाज को भी चलाने की क्षमता रखती है। कोई भी पार्टी हो जो भी महिलाओं के लिए सोच में करती है, एक्चुअल में जो महिलाओं को चाहिए वो तो नहीं होता। हाँ, एक्चुअल में जो चाहिए नहीं होता, वोट के लिए ही होता है सारा। महिलाएं इतनी आगे आ चुकी हैं हर एक फील्ड में दैट यू नो इट्स they themselves are a very important vote bank now. महिला वोट बैंक विनिंग फैक्टर्स रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकती हैं, डिपेंड्स की मतलब उनका थॉट प्रोसेस कहाँ जाता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को जाता है। महिला आरक्षण के असर के लिहाज से एक आंकड़ा और देखा जा सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 में बीजेपी को डाले गए कुल वोटों में से 37% वोट मिले थे। इन वोटों के 36% वोट महिलाओं से आए थे। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में महिलाओं ने अधिक वोटिंग की थी। इनमें तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था। इसका श्रेय महिला वोटर्स को जाता है। महिला आरक्षण कानून लागू भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी इसे महिलाओं के बीच बड़ी जीत के तौर पर ले जा रही है। महिलाओं के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि बीजेपी महिलाओं के हितों को लेकर सबसे गंभीर पार्टी है। अगर महिलाओं को फैसिलिटीज देगी गवर्नमेंट तो वोट जाएगा। आज जो मोदी जी की वजह से इंडिया की पोजीशन है तो वो बहुत अच्छे तरक्की पे है, कि अगर आप कहीं बाहर देश में जाते हैं तो दुनिया देखती है, कहते हैं कि हाँ कि इंडिया से हैं, कि हर एक जगह पर एक इंसान को वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो वो चीज है कि हाँ, उससे लगता है कि मोदी जी का होना बहुत जरूरी है। मोदी की योजनाएं, क्योंकि बाद में वो सब वो प्लस पॉइंट होगा ही। महिला आरक्षण कानून के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और महिला वोटों की विराट शक्ति के साथ बीजेपी ने ये तीनों ही राज्य जीते। अब बारी लोकसभा चुनाव की है, जहां खुद मोदी महिला हितों की गारंटी लिए मैदान में उतर चुके हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब महिला वोटरों को देखती है तो जाति धर्म से परे रहकर, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया जाता है कि 3 तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम महिलाएं उनके साथ आई हैं, पर क्या वाकई? प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों में मुस्लिम महिलाओं की इस तरह की तस्वीरें आम बात हैं। अलग अलग स्लोगन्स और पोस्टर्स के जरिए एक तस्वीर ये बनाने की कोशिश हो रही है कि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 3 तलाक खत्म करने के बाद मुस्लिम महिलाओं की सोच बदली है। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने दिए हमें, और बहुत से हमारे गरीब लोगों के लिए घर वगैरह दिए। बहुत अच्छी स्कीमें उन्होंने चलाई हैं, जो हमारी गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी रही है और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे, तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हो। तस्वीरों की खास बात ये होती है कि वो सियासी भी हो सकती हैं और बदलती सियासत की झलक भी दिखा सकती हैं। अभी तक ये माना जाता था कि बीजेपी की पहुंच मुस्लिम मतदाताओं तक नहीं होती है या बहुत कम होती है, लेकिन तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही हैं। कम से कम मुस्लिम महिलाओं के बीच एक बदलाव देखा जा सकता है। एक लंबी उम्र के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं, शोहर गीत गाकर, उनकी आरती उतारकर
उनके लंबे उम्र की दुआ कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा आरती उतारी जा रही है। मोदी जी की आरती उतार करके ये दुआ की जा रही है कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन जिएं। कि आज उनकी आरती द्वारा नजर उतारी जा रही है, सोहर गीत गाया जा रहा है, बधाई गीत गाया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी की बदलती सबसे ताजा तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई है। धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर गए। भारत माता की, भारत माता की। मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी की कितनी रीच है, ये कश्मीर खुद बयान कर रहा है। बहुत सारी औरतों ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन भी सेलिब्रेट किया। आज उनके फैमिली मेंबर्स को उस वजह से लाइवलीहुड मिला। एक ही मैसेज है कि हम कश्मीर में पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और जो अभी हम लोग पिछले 9 साल से देख रहे हैं तरक्की की ओर जा रहे हैं, उसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नारी शक्ति वंदन अभियान था, इससे लेडीज को वो बूस्ट होती है, उनको एक मतलब ये मिलता है, वो डरती नहीं है। मतलब इससे पहले जो लड़कियां आगे नहीं आती थी किसी भी फील्ड में, अब जैसे जैसे मोदी जी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स यहाँ पे की है, स्कीम्स उनके लिए भेजी हैं। विमेन पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करेंगी और उनको 400 पार ला के दिखाएंगी। मुस्लिम महिला वोटर्स के बीच विश्वास बढ़ाने की सबसे बड़ी तैयारी बीजेपी की 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में है। सभी सीटों पर शुक्रिया भाईजान कैंपेन चल रहा है। शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। हर वो बहन कह रही है जिस गरीब की शादी हुई है अनुदान से, सरकारी अनुदान से। हर वो बहन कह रही है जिसको 3 तलाक से छुटकारा मिला है सरकार के अंदर। हर वो बहन कह रही है जिसको हज के जाने की छूट मिली है अकेले इस सरकार में। तमाम ऐसी स्कीम्स जिसका सीधा सीधा लाभ सरकार ने माओ बहनों को दिया, उनके जीवन को ठीक किया, चाहे वो राशन के जरिए किया हो। तमाम ऐसी स्कीम्स थी, जो स्कीम्स तमाम MSME की स्कीम थी कि बहनों को लाभ हुआ। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए, जिन्हें वो अपनी उपलब्धि के तौर पर बताती है। 3 तलाक समाप्ति, अकेले हज पर जाने का अधिकार इनमें प्रमुख है। इसके अलावा शौचालय, घर, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं में भी वो बराबर की भागीदार हैं। मेरा मानना यह है कि 70% मुस्लिम लेडीज जो है वो पसंद करती हैं योगी जी को। यस, जरूर देंगी। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इसलिए देंगी। बीजेपी का दावा है कि हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों में मिली बीजेपी को बड़ी जीत में मुस्लिम महिलाओं के वोट की बड़ी भूमिका थी। महिला ऑनरेबल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो पावर्स महिलाओं को मिले हैं घर में, अब हेड ऑफ द फैमिली अगर है तो महिला है, तो महिला ही अब डिसाइड करती है घर में बैठ के कि हमें किसको वोट डालना है, क्योंकि वही देखती है कि गैस कहाँ से आ रहा है, सड़क जो मेरे रोड यहाँ तक पहुंची है, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन में उनके घर में शौचालय मिला, उनके यहाँ पर बिजली मिली, पानी मिला, सड़क घर तक आ गई। तो नाउ आई थिंक यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब महिला वोटर ही मेन सब स्ट्रक्चर को चेंज करती है, वही अब घर में तैयार करती है हस्बैंड्स को भी, बच्चों को भी, कि भाई वी शुड वोट फॉर द पर्टिकुलर पार्टी। बीजेपी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बराबर ही मिले। दोनों चुनावों में ये प्रतिशत रहा 8। बीजेपी को इस बार अधिक संख्या में मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के वोट पर बीजेपी का अधिक फोकस है। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।